Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो डील करेगी विद साइकोलॉजी यूनिट 3 जो यूनिट है हमारी उसके साथ। उसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ एल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने काफ़ी बार इनका जो नेम है वो नोटिस किया होगा, है ना। काफ़ी बार आपको एल्डर वर्ड है वो देखने को मिला होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये है क्या और ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है टॉपिक और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो आपकी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे काफ़ी बार ये इसको कंसीडर नहीं कर पाते इस टॉपिक को और ये मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आप इस टॉपिक को ध्यान से समझें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एल्फ्रेड एडलर थ्योरीज थी हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। तो एल्फ्रेड एडलर स्कूल ऑफ इंडिविजुअल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी created a champs in the field of psychology which had been dominated by Freud psychoanalysis। यानी कि आप सबने पढ़ी होगी फ्रॉयड की साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी क्या थी, जिसके अंदर हमारे जो फ्रॉयड थे वो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बता रहे थे कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो किसके ऊपर बेस होती है, इड पर, ईगो पे, सुपर ईगो पे, कि उसका कैसा बिहेवियर होता है, तो साइको एनालिसिस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरी थी और ये पूरी तरह से डोमिनेट करती थी हमारे फ्रॉयड के साइको एनालिसिस पर, क्योंकि फ्रॉयड ने सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल प्रोसेसेस पर फोकस किया था। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कौन कौन सा दिया था, उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और उनका जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ओरल, एनल, फैलिक, लेंटिसी, जेनिटल, काफ़ी सारी स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और इसमें हमने जाना था कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन जो थ्योरी थी हमारी ये पूरी तरह से नकारती थी आपके साइको एनालिसिस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट को। ये कहती थी कि जो इंडिविजुअल है या पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदरूनी तरीके से नहीं होते, इंटरनली उसके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, जबकि अगर इंसान के बिहेवियर में या इंसान के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी है। अगर साइकोलॉजिस्ट को पूरी तरह से इंडिविजुअल की क्या पर्सनैलिटी है, उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको स्टडी करनी है, तो मेनली हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम उसके इंटरनली फैक्टर के साथ साथ एक्सटर्नली फैक्टर को भी देखें, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी थी और इन्होंने कहा था, अपनी थ्योरी को इन्होंने नेम किया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जो वर्ड था वो इंटेंड करता था टू इवोक अ मीनिंग ऑफ इंडिविजिबिलिटी, ठीक है। ये और जो वर्ड था वो किससे ड्राइव हुआ था, वो ड्राइव हुआ था हमारा इंडिविडियम से। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था क्रिएटिव पावर, यानी कि क्रिएटिव सेल्फ। ये इन्होंने दिया था क्रिएटिव सेल्फ। तो क्रिएटिव सेल्फ क्या है, तो ईच पर्सन एम्पावर्ड विद द फ्रीडम टू क्रिएट हर और हिज ओन स्टाइल ऑफ लाइफ, यानी कि हर इंसान के पास ये पावर है कि वो अपनी फ्रीडम से जिए और अपनी उसे फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ के हर स्टाइल को क्रिएट करे, ठीक है। अल्टीमेटली ऑल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु दे आर एंड हाउ दे बिहेव, यानी कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, कैसे वो बिहेव करे, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव पावर से नेम किया, क्रिएटिव पावर से कंसिडर किया और क्रिएटिव पावर जो प्लेस करती थी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फाइनल गोल्स और डिटरमाइन करती थी देयर मेथड फॉर स्ट्राइविंग फॉर देयर गोल,
यानी कि इंडिविजुअल की ये फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ के गोल को अचीव करे, अपनी लाइफ को वो कंट्रोल करे और अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे। ठीक है, और हर इंसान आपस में मतलब हर इंसान एक क्रिएटिव होता है अपनी नेचर में। हम किसी को भी एक किसी पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने तरीके से जीता है वो, ठीक है, और अपने गोल्स को वो अचीव करता है। हर वो कोशिश करता है कि वो अपने गोल्स के लिए कैसे स्ट्राइव करे, कैसे वो अचीव करे। ठीक है, तो ये आपका क्रिएटिव सेल्फ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। क्रिएटिव पावर यानी कि क्रिएटिव सेल्फ ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो इम्प्लाइंग करता है मूवमेंट यानी कि ये लगातार चलता रहता है। इंसान अपने गोल्स को स्ट्राइव करता है, अपने एम्स बनाता है, उसे अचीव करता है। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने इसके साथ साथ ये क्या है, अपनी लाइफ का ये एक सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, क्योंकि क्रिएटिव है। क्रिएटिव सेल्फ एक क्या है, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस एक इंसान की लाइफ का, कि इंसान हमेशा एक डायनामिक प्रोसेस में रहता है और एक मूवमेंट में रहता है और एक डायरेक्शन को अचीव करता है, अपने गोल को अचीव करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे एल्फ्रेड एडलर के। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने दो चीज़ें और बोली है। पहली चीज बोली है कंपनसेशन फॉर वीकनेस और दूसरी बोली है ओवर कंपनसेशन ऑफ वीकनेस। तो व्हाट इज कंपनसेशन फॉर वीकनेस? इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जब इन्फेंट जो बॉर्न होता है उसके अंदर फीलिंग होती है इन्फीरियोरिटी की और इनएडिक्वेसी की, ठीक है, और वो क्या करता है, जो इमीडिएटली बिगेन होती है कि जब वो इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो जाता है। इस वर्ड को जब वो एक्सपीरियंस करता है तो उसके अंदर एक बच्चे के अंदर इन्फ्योरिटी होती है। इन्फ्योरिटी यानी कि जब बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है और अपने आप को महसूस करता है कि वो लोगों से कम है, कि वो क्या है, इस जो वर्ल्ड में वो रह रहा है दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहा है तो वो क्या है, दूसरों से कम है। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस है जो कि गेन होते हैं बाय पेरेंट्स के अटेंशन। यानी कि ये कहता है कि अगर बच्चा इनिशियल स्टेजेस पे इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स झेल रहा है, वो अपने आप को कम समझ रहा है लोगों से, तो ये पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि पेरेंट्स उसे इस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से निजात पाए, मतलब उसको उसका सॉल्यूशन दे कि वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करे। तो ये पेरेंट्स का सबसे पहला जो मोटिव यही होता है, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंसेस थे सच एज द नीड टू गेन द पेरेंट्स अटेंशन शेप द चाइल्ड्स अनकॉन्शियस फिक्टिव गोल्स। यानी कि अगर बच्चे के अंदर ये जो गोल है, मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस है इन्फ्योरिटी और इनएडिक्वेसी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है और अगर इसको सही समय पे क्योर ना की जाए तो बच्चा क्या है, बच्चा अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी भर वो डरता रहेगा। तभी फ्रॉइड की भी कॉन्सेप्ट था कि बच्चे के लाइफ के इनिशियल एक्सपीरियंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चे के इनिशियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस सही नहीं है तो वो आगे जाके भी वो अपने लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा सही तरीके से, है ना। तो यही इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, there are several outcomes that can occur our child's quest for compensation. First, if the child receives a adequate nurturing and care, the child can accept his challenges and learn that they can overcome with their hard work. मतलब बच्चे के लाइफ में कई सारे ऐसे आउटकम आते हैं, ठीक है, कि जिसमें वो बच्चा अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहा है, लेकिन बच्चा उसे किस तरह से कंपनसेट करे यानी कि किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम करे। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पेरेंट्स बच्चे को एक एडिक्वेट नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे के लिए क्या है, वो बच्चा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और उस पर वर्क करने की कोशिश करेगा और अपने हार्ड वर्क से अपनी इन्फ्योरिटी को ओवरकम करेगा, ठीक है। तो ये कंपनसेशन फॉर वीकनेसेस के बारे में बताया हुआ है एल्डर ने, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर कंपनसेशन जो स्टेज होती है वो क्या होती है, कभी कभी ये जो ऐसी स्टेज है जो अगेंस्ट चली जाती है, अपोजिट चली जाती है। कभी कभी ऐसी स्टेज हो जाती है बच्चे के अंदर वो जिंदगी भर ही ओवर कंपनसेट रहता है, यानी कि वो अपनी इन्फ्योरिटी पे ओवरकम कर ही नहीं पाता, तो वो हमेशा अपने आप को इन्फ्योरिटी में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसी स्टेज होती है जो कि अगेंस्ट होती है, अपोजिट होती है कंपनसेशन से, कि बच्चा अपने आप के नेगेटिव बिहेवियर को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वो क्या है,
अपने जो उसका गोल है वो ज़ैज़रेटेड है। ज़ैज़रेटेड यानी कि वो पूरी तरह से उसका जो गोल है वो सटीक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, और वो ज़ैज़रेट करता रहता है पूरी अपनी ज़िंदगी में, किसी एक सिचुएशन पे वो अमल रह ही नहीं पाता। तो ये कहा गया है ओवर कंपनसेशन जो स्टेज है वो अपोजिट है किसकी, कंपनसेशन स्टेज की। और बच्चा क्या है, ये तब होता है कि जब बच्चे के अंदर इंटेंस इन्फीरियरिटी होती है, ठीक है, और बच्चे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, वो जल्दी से झिझक जाता है, वो अपने आप पे उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो डरता रहता है। तो ये इसकी स्टेज हो गई है, ठीक है। और बच्चा क्या है, एक्सैजरेट होता है, अपने गोल्स को मीट कर ही नहीं पाता, डाइवर्टेड रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको 2 कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के क्या डिफरेंस है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी ऐसी स्टेज है कि बच्चे के अंदर हमारा क्या है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, बच्चे के अंदर लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरों को फेस नहीं कर पाता, कि अगर उसे किसी भी सिचुएशन के अंदर हम डाल देंगे तो वो फेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर्सन एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर वो हमेशा स्ट्राइव करता रहता है टू फाइंड द सिचुएशन इन विच दे एक्सिल, यानी कि कैसे वो आगे बढ़े, ठीक है, कैसे वो अपनी जो नेगेटिविटी पर काम करे, क्या वो करे, ठीक है, कि जिससे उसका वो क्या करे, एक बेहतर गोल अचीव कर पाए। तो वो उसके हमेशा स्ट्राइव में रहता है, और वो क्या करता है, ये अगर उसके अंदर ये फीलिंग होती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता। अब इन्होंने 2 तरह की आपको कंपोनेंट्स दिए हैं फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी के। पहला इन्होंने कंपोनेंट दिया है प्राइमरी, दूसरा दिया है सेकेंडरी। जो प्राइमरी इन्फीरियरिटी होती है वो हेल्दी होती है नेचर में। हेल्दी कैसे, कि मान लो अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, स्टेज वाइज कंपटीशन है, स्टेजेस वाइज हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने क्या करा, आपको कोई टॉपिक दे दिया कि आपको इस पे बोलना है, आपने वहाँ पे बैठे हो, तब दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरे लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं आपसे, तो आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यार मुझे भी इनसे अच्छा करना है, मुझे भी कुछ अच्छा अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो ये क्या है, ये हेल्दी बिहेवियर आपके अंदर आ रही है, एक हेल्दी फीलिंग आ रही है। एक ये नॉर्मल फीलिंग होती है हम सबके अंदर कि हम पहले क्या करते हैं, अपने से दूसरों को जो हमसे ज़्यादा अचीवेबल है या फिर हमसे ज़्यादा ही जो कॉम्पिटेंट है उसको देखकर हम क्या करते हैं, एक फीलिंग आती है हमारे अंदर कि यार ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो हमें भी इसकी तरह बनना है, ठीक है। तो ये फीलिंग है जो कि इनिशियल स्टेजेस पे आती है, और एक ऐसी फीलिंग होती है जो प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव यानी कि अगर आप दूसरों से खुद को कम समझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने आप पे काम करना और अपनी नेगेटिविटी को दूर करना, ओवरकम करना, तो ये आपकी एक प्रोडक्टिव फीलिंग है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती रहेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपकी प्राइमरी इन्फीरियरिटी है, ये होती है हेल्दी फीलिंग। दूसरी तरफ होती है सेकेंडरी इन्फीरियरिटी। सेकेंडरी इन्फीरियरिटी होती है, ये आपकी ऐसी इन्फीरियरिटी फीलिंग होती है जो कि एडल्ट रिजल्ट करता है व्हेन चाइल्ड डेवलप्स एन एक्सैजरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। और ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है, मतलब ये ऐसी फीलिंग है जो कि कॉन्टिन्यूसली स्टेज पे चलती रहती है, बच्चा ओवरकम कर ही नहीं पाता अपने आप में, अपनी सेल्फ बूस्टअप हो ही नहीं पाता, और ये कॉन्स्टेंटली चलती आ रही है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। सेकंड इन्फीरियरिटी है, ये बहुत ही गलत है, और इसके अंदर जो चाइल्ड है वो एक्सैजरेटेड फीलिंग्स को डेवलप करता है। एक्सैजरेटेड यानी कि पूरी तरह से वो डिस्ट्रैक्ट रहता है और अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी गेन कर ही नहीं पाता। ये सेकेंडरी इन्फीरियरिटी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जब पर्सन नीड टू प्रूव दैट ही इज मोर सुपीरियर देन ही ट्रूली इज, यानी कि इसके अंदर पर्सन क्या कर रहा है, वो एक तरह का ढोंग कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। जैसे कि आपने भी अपने ग्रुप में काफ़ी बच्चों को ऐसा ऑब्जर्व किया होगा जिनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वही सबसे ज्ञानी है, उनको सब कुछ आता है। तो ये क्या है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम ही हम है, बाकी सब कम है, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग, तो ये पर्सन को
एग्जैक्टली ऐसा डिसऑर्डर होता है कि वो क्या करता है, अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, ठीक है, और वो अपनी इनफीरियरिटी को हाइड करने के लिए करता है ऐसा। अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बढ़ा चढ़ा के बात करता है कि यार मैंने तो ये करा है, मैंने वो करा है, जबकि हाथों से कुछ नहीं है। तो ये अपनी इनफीरियरिटी को छुपाने के लिए वो सुपीरियर नेचर कर रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर कहा है। और इस तरह के पर्सन होते हैं वो काफ़ी ढीठ होते हैं, एरोगेंट होते हैं, मतलब गुस्सैल होते हैं, और काफ़ी मतलब ये इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि घमंडी होते हैं ऐसे लोग। ये लोग किसी दूसरों की सुनते नहीं है, तो ये क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की है एल्डर ने। एल्डर क्लेम्स करते हैं दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आर बॉर्न आउट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दे आर वन ऑफ द वेज इन विच अ पर्सन विद द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में यूज द वर्ड टू एस्केप फ्रॉम हीज डिफिकल्टीज। यानी कि इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसलिए बिहेव कर रहा है कि ताकि वो अपनी डिफिकल्टीज को छुपा पाए, ताकि अपने अंदर की कमज़ोरपन को वो छुपा पाए, इसलिए वो सुपीरियरिटी दिखा रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चले होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ना केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस करें, लेकिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जानें जो कि डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इन्होंने पर्सनैलिटी दी है, टाइपोलॉजी और स्टाइल्स ऑफ लाइफ। ये क्या है, एल्डर थे, वो किसी तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स को अप्रूव नहीं करते थे। जैसे कि कई सारे टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी की, कि हम इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करें, क्या उसका नेचर है, क्या उसके ट्रेट है, उसकी क्या है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, हम उसे कैसे डिफाइन करें। तो ऐसे कई सारी हमारी थ्योरीज है जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है। अब एल्डर थे, ये किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप को फेवर नहीं करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि हर कोई इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो अलग है, हर कोई वो एक दूसरे से अलग है। अगर हम किसी भी इंसान को किसी सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे ना, तो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो इंडिविजुअलिटी उसकी है, जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये किसी भी तरह के पर्सनैलिटी टाइप को अप्रूव नहीं करते थे। इसलिए ही इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी डेवलप हुआ, कि हर कोई पर्सन अपने आप में यूनिक है, अपनी उसकी पर्सनैलिटी है, अपने तरीके से वो काम को करता है, और हर पर्सन एक क्रिएटिव है। क्रिएटिव तरीके से वो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढता है, और क्रिएटिव तरीके से वो अपने गोल को अचीव करता है, स्ट्राइव करता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो अपनी इन्होंने थ्योरी क्रिएट की थी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये इन्होंने किसी तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स को तो फेवर नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंसान की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो हमें उसके पैटर्न्स को जानना है, पैटर्न स्टाइल ऑफ लाइफ को जानना पड़ेगा अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो इसलिए इन्होंने काफ़ी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न स्टाइल्स ऑफ लाइफ दिए थे, ठीक है, जो कि फॉर्म होते हैं बचपन से। और इन्होंने एल्डर जो बिलीव करते थे कि जो बर्थ ऑर्डर है हैड अ सिग्निफिकेंट एंड प्रेडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। जो बर्थ ऑर्डर है, इंसान कैसे किस ऑर्डर में जन्मा है, कि मान लो अगर इंसान अपने पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड चाइल्ड है, या फिर बच्चा सिर्फ अपना ओनली चाइल्ड है और उसका कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो इन बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इंसान की या बच्चे की पर्सनैलिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे बर्थ ऑर्डर दिए, ताकि इन बर्थ ऑर्डर को हम जाने समझें और इनकी पर्सनैलिटी को हम डिस्कस करें, प्रिडिक्ट करें कि इनकी क्या पर्सनैलिटी होगी। अब आप देखो, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आप फर्स्ट बॉर्न हैं, ठीक है, मतलब आपके अपने पेरेंट्स के सबसे पहले बच्चे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स आपके अंदर हर तरह की आपको केयर नर्चरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आपके अंदर एक हाई सेल्फ एस्टीम जागती है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है, और आपको पेरेंट्स हर कोशिश करते हैं कि आपको एक सेल्फ कॉम्पिटेंट बनाना, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के सबसे पहले बॉर्न चाइल्ड है ना, और वो चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है।
तो ये फर्स्ट बॉर्न वाले जो बच्चा होता है, यानी कि अगर आप अपने माता पिता के सबसे पहले चाइल्ड है, सबसे पहले बच्चे हैं, तो वो क्या है, वो बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की सुविधा देते हैं, बच्चे को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चे के अंदर ये ट्रेट डालते हैं कि बच्चा एक अथॉरिटी क्रिएट करे। जैसे कि अगर आप देखोगे जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है वो हमेशा सेकंड बॉर्न चाइल्ड को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर जो पहले बच्चे के अंदर हमेशा ही बचपन से ही एक ट्रेट जागर हो जाता है, एक ट्रेट उनके अंदर जाग जाता है कि उन्हें अपने छोटे बहन भाइयों को एक शील्ड की तरह एक प्रोटेक्ट करना है, एक शील्ड की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर एक गार्जियन लॉ और ऑर्डर डेवलप हो जाता है, गार्जियन लॉ और एक ऑर्डर है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। इन तरह के बच्चे के अंदर हाई अमाउंट ऑफ पर्सनल पावर होती है एंड दे वैल्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विद रेफरेंस, यानी कि बच्चे के अंदर एक अलग तरह की गार्जियन पावर होती है कि अपने छोटे भाई बहनों को उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है जो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, हमेशा ओल्डर होता है, हमेशा उसके अंदर एक ट्रेट डेवलप हो जाता है गार्जियन के तौर पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बॉर्न बच्चा होता है। अब आप बताओ सेकेंड बॉर्न बच्चा। सेकेंड बॉर्न बच्चा होता है, ये कहते हैं कि ये थोड़ा ना वर्नेरेबल होता है। मतलब कैसे वर्नेरेबल होता है, ये सेकेंड बॉर्न चाइल्ड होता है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा की हमेशा एक अपने बड़े सिबलिंग्स के छत्र छाया में रहता है। अब वो उसकी प्रोटेक्शन उसको मिल रही है, बड़े भाई की या बड़े बहन की प्रोटेक्शन में मिल रही है, उसको हमेशा हर तरह की मतलब एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए जो बच्चा है ना वो अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से ऑब्जर्व कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता जा रहा है। तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से गेन नहीं कर पाता, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसको बचपन से आदत है, पहले उसके मम्मी पापा ने उसको शील्ड किया, प्रोटेक्ट किया हर तरह की नेगेटिविटी से। ठीक है, और दूसरा है कि उसका बड़ा भाई बहन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो वो हमेशा छत्र छाया में रहता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो क्या करता है, स्ट्राइव करता है सुपीरियोरिटी अंडर प्रेशर, यानी कि वो हमेशा प्रेशर में रहता है बच्चा, और बच्चे के अंदर एक तरह का दबाव रहता है। और बच्चा जो सेकंड बॉर्न होता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक तरह का दबाव ये पैदा हो रहा है कि वो अपनी तरह की पावर को अटेन कर ही नहीं पा रहा है, कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन ही नहीं पा रहा है, हमेशा वो बड़े बहन भाइयों की मदद ले रहा है कोई भी काम करने के लिए। तो ये एल्डर ने बताया है। नेक्स्ट है यंगेस्ट चाइल्ड। अब यंगेस्ट चाइल्ड होता है ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ इन्फ्योरिटी में रहता है, यानी कि सबसे छोटा बच्चा हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ इन्फ्योरिटी में रहता है। क्यों रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा वो क्या करते हैं, बड़े बच्चे पे ध्यान देते हैं और जो मीडियम बच्चे उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो यंगेस्ट चिल्ड्रन होता है वो हमेशा भटका हुआ होता है। सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो हमेशा भटका हुआ होता है क्योंकि उसे पूरी तरह से नर्चर और केयर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो वो एक इन्फ्योरिटी और कांस्टेंट स्टेज में वो रहता है, इन्फ्योरिटी स्टेज में रहता है। ठीक है, और वो पूरी तरह से कैपेबल बन ही नहीं पाता। अब है अनदर मोर अनफॉर्चुनेट टाइप ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड डजंट एक्सील बिकॉज ही लैक्स नेसेसरी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, जो उन्हें चाहिए वो लैक करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और ये बच्चा काफ़ी अवॉइडेंट होता है टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यानी कि बच्चा काफ़ी अवॉइड होता है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली में, क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट होता है तो ध्यान उतना दे नहीं पाते उस पर। अब आता है ओनली चिल्ड्रन। ओनली चिल्ड्रन कौन सा होता है, एल्डर ने इन ऐसे बच्चों को सबसे अनफॉर्चुनेट केस बताया है, सबसे दुर्भाग्यवश बताया है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर बीइंग द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स अटेंशन द ओनली चाइल्ड बिकम्स डिपेंडेंट टू द हाई डिग्री। यानी कि अगर सिर्फ एक बच्चा है पेरेंट्स का, तो वो हमेशा ही अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है हर चीज़ें करने के लिए, हर चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि उसे हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहता है अपनी फैमिली से। तो बच्चा बाहर जाना ही नहीं चाहता, हर तरह के सुख सुविधा सिर्फ एक बच्चे को मिले जा रहे हैं, तो बच्चा वो क्या है, अपने एनवायरनमेंट से दूर रहता है, रिस्ट्रिक्ट रहता है, जिसके वजह से उसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी हद तक डेवलप रहता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो इस एनवायरनमेंट है
सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की नज़र से देखता है, जो उसे पेरेंट्स दिखा रहे हैं, जो उसे सिखा रहे हैं, सिर्फ वो वही ले लेता है, उसके अलावा वो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता। तो ये आपके कई सारे बर्थ ऑर्डर थे जिसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करा है कि इंसान की क्या पर्सनैलिटी होती है, वो डिपेंड करती है उनके बर्थ ऑर्डर से। आई होप ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता रहा है द फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी। इन्फ्योरिटी यानी कि फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि जब इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही गिरा हुआ है, सेल्फ बूस्टअप वो नहीं है, सेल्फ एस्टीम उसकी नहीं है, तो वो हेल्पलेसनेस है उसके अंदर। और इस फीलिंग के वजह से बच्चा क्या है, एग्जैजरेट होता है। और बच्चा क्या है, एग्जैजरेट होता है फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी, कि वो पूरी तरह से डाइवर्ट होता है, एग्जैजरेट होता है, और जिसकी वजह से इन्फ्योरिटी उसके अंदर डेवलप होती है। दूसरी तरफ क्या होती है, सुप्रियोरिटी डेवलप होती है। क्यों सुप्रियोरिटी डेवलप होती है? इसलिए क्योंकि बच्चा अपनी डिफ़िकल्टीज़ को एस्केप करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि मैं ही मैं हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वो अपनी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपा सके। ठीक है, अब इन्होंने जो एक्सैजरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी है वो सिर्फ फर्दर डिवाइड करा है कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्फ्योरिटी में, जो दो तरह से है। पहला है विड्रॉल करना, विक्टिमाइजेशन, और दूसरा है कंडक्ट करना, डिसऑर्डर्स। मतलब जिसके अंदर सारे के सारे डिसऑर्डर्स है, बुराइयां है, और आपके इनकम्पेटेंट बिहेवियर है बच्चे के अंदर। ठीक है, और बच्चा हमेशा विक्टिमाइज रहता है। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियोरिटी, जिसके अंदर डिसऑर्डर्स है, वो विड्रॉ कर रहे हैं परमिसिज्म। ठीक है, और ये आपके ऐसे फैक्टर है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, कि ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स आपको दिखाया है जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। फैमिली रिस्क फैक्टर्स, यानी कि फैमिली की वजह से बच्चा इन्फीरियर है और सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर खामियां हैं बच्चे के अंदर, फैमिली के रिस्क फैक्टर्स में इसके वजह से। नेक्स्ट आपको दिए इनएडिक्वेट एजुकेशन, यानी कि इनएडिक्वेट एजुकेशन की वजह से भी बच्चे के अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, बच्चा पूरी तरह से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पा रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर कम है। नेक्स्ट है बिलीव करता है अबाउट द सेल्फ, द अदर्स एंड द वर्ल्ड, यानी कि वो क्या कर रहा है, बिलीव करता है अबाउट द सेल्फ, यानी कि उनका जो सेल्फ बिलीफ है वो कम है। ठीक है, और जिसके वजह से उनके कई सारे ऐसे एथिकल बिलीव्स है जो कि गलत है। यानी कि अगर फैमिली के अंदर कोई ऐसी फैमिली है जो कि क्रिमिनल है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है फैमिली का, तो जिसके वजह से क्या है, उसके बिलीफ है वो भी गलत है। ठीक है, ये है। और फैमिली इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिली के वजह से अगर फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट सही नहीं है, बच्चे को वो पूरी तरह से वैल्यूज़ को इंकलकेट नहीं कर रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, तो जिसके वजह से बच्चा हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। और कहा गया है लास्ट है रिड्यूस सोशल इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे के अंदर जो सोशल इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है अगर बच्चा दूसरों से कम है, असक्षम है, दूसरों से आंख नहीं मिला पा रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ठीक है, तो ये आपको बताया है किसने, एल्डरफर की थ्योरी ने, एल्फ्रेड एल्डर की थ्योरी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी को बता रही है। तो आई होप ये आपको पूरी जो समझ आई होगी, पूरी की पूरी थ्योरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात भी एल्फ्रेड ने की हुई है, और दूसरी तरफ आपकी क्रिएटिव पावर की भी बात इन्होंने ही की है। ठीक है, क्रिएटिव सेल्फ की बात इन्होंने की है। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे सारे के सारे बर्थ ऑर्डर्स क्या क्या है, और कि इन्होंने कौन कौन से बर्थ ऑर्डर दिए हैं, इसके साथ साथ कैसे इन्होंने डिस्क्राइब करे ईच बर्थ ऑर्डर को, क्या क्रिएटिव सेल्फ है और क्या इंडिविजुअल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरी टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लगा रहे हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो और हम JRF को अचीव कर पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो, तो इससे रिलेटेड मुझे फीडबैक ज़रूर देना अपना, और कैसा चल रहा है आपकी प्रिपरेशन, आप उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लिख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।